Hello children, today we are going to read the last portion of this chapter, that is resources and development, and here we are going to deal with soil erosion and soil conservation. तो यहाँ पे हम किस बारे में पढ़ेंगे, तो हम soil erosion के बारे में पढ़ेंगे और soil conservation के बारे में. तो soil erosion क्या है कहेंगे तो आसान शब्दों में कहेंगे तो जो तुम्हारा रिमूवल होता है टॉप सोइल का उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं. ये हो सकता है हवा की वजह से, हो सकता है ये बारिश की वजह से हो रहा हो सकता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से हो रहा हो. तो ऐसे करके हो सकता है वो ग्लेशियर्स द्वारा हो रहा है. तो ये तुम्हें याद रखना है. तो अब हम आगे पढ़ना शुरू करते हैं. द डिन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सोइल इरोजन. तो यहाँ पे सोइल इरोजन क्या है बताया गया है कि द डिन्यूडेशन ऑफ द सोइल कवर. डिन्यूडेशन में क्या होता है कि ये जो वियरिंग अवे ऑफ द टॉप, यानी कि जो सरफेस का जो लेयर होता है, यानी कि जो टॉप लेयर होता है सोइल का, उसका जो वियरिंग अवे है और साथ में सब्सिक्वेंट वॉशिंग बोला गया है. तो ये जो पानी द्वारा जो बहा के ले जाना, इसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सोइल इरोजन कहते हैं. सोइल इरोजन में क्या होता है तो मैंने बताया तुमको कि ये जो ऊपर का जो लेयर है हो सकता है उसको वो क्या हो रहा है, वो रिमूव होता है, हो सकता है उसको बहा के ले जाया जाता है. तो उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं. तो आगे बोला गया द प्रोसेस ऑफ सोइल फॉर्मेशन इन इरोजन गो ऑन साइमल्टेनियसली एंड जनरली देयर इज अ बैलेंस बिटवीन द टू. तो बोला गया है कि ये जो सोइल का बनने का जो प्रक्रिया होता है और साथ में जो सोइल की इरोजन का जो प्रक्रिया होता है वो साइमल्टेनियसली होता है. साइमल्टेनियसली होता है मतलब एक साथ होता रहता है. और ज़्यादातर बोला गया है कि जनरली तो ज़्यादातर वहाँ देखने को मिलता है कि उन दोनों प्रक्रिया में क्या होता है, बैलेंस होता है. यानी कि जिस रेट पे सोइल इरोड हो रहा है उसी रेट पे सोइल बन भी रहा होता है. Though sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation, overgrazing, construction and mining, etc., while natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion. तो यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभार हमारे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि जो ह्यूमन बींग्स करते हैं, जैसे डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम गाय बकरियों को ज़्यादा ओवरग्रेजिंग करवाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, माइनिंग करते हैं, और जो नेचुरल फोर्सेस होते हैं जैसे कि विंड, ग्लेशियर, वाटर, इनकी वजह से सोइल इरोजन ज़्यादा होता है. The running water cuts through the clay soils and makes deep channels as gullies. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो बहता हुआ पानी होता है, रनिंग वाटर मतलब जो बहता हुआ पानी होता है वो क्या करता है, क्ले सोइल को काटता है. जैसे कि तुम्हें पिक्चर में दिख जाएगा, फिगर 1.11 में वहाँ देखोगे तो वहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि मिट्टी को काट के क्या काट दिया है किसने, तो वो बहते हुए पानी ने. और बोला गया है कि डीप चैनल्स वहाँ पे फॉर्म किया है जिसको हम गलीज कहते हैं. तो यहाँ तुम्हें पिक्चर में दिख जाएगा कि वहाँ पे डीप चैनल्स फॉर्म हुए जिसे हम क्या कहते हैं, गलीज कहते हैं. द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टिवेशन एंड इज नोन एज पैडलैंड. तो ऐसा वाला ज़मीन जहाँ पे ये जो बहता हुआ पानी ने क्या किया है, ज़मीन को काट के वहाँ पे क्या बना दिया है, तो वहाँ पे गलीस बना दिया है. तो ऐसे वाली ज़मीन क्या होता है, वो सूटेबल नहीं होता है कल्टिवेशन के लिए, और उसको हम क्या कहते हैं, तो हम उसको हम बैडलैंड कहते हैं. इन द चांबल बेसिन सच लैंड्स आर कॉल्ड रेवेन्स. तो यहाँ पे आता है चांबल बेसिन के एरिया में. चांबल क्या है, तो चांबल एक रिवर है जो कि क्या है, तो तुम्हारा याद रखना है वो ट्रिब्यूटरी है किसका, तो यमुना का. तो यहाँ पे बोला गया है कि चांबल बेसिन में वहाँ पे देखने को मिलेगा ऐसे लैंड्स को हम क्या कहते हैं, तो ऐसे बैड लैंड्स को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, तो उसको हम रेवाइंस कहते हैं. Sometimes water flow as a sheet over large areas down a slope. In such case, the top soil is washed away. This is known as sheet erosion. तो यहाँ पे बोला गया है कभी कभार जो पानी होता है वो बहता है एक शीट में. जैसे कि ये मान लो कोई ढाल वाला एरिया है तो पानी ऐसे ऊपर से नीचे की ओर ऐसे वो बहता है, और जो ऊपर का जो लेयर होता है उसको क्या कर देता है, वो अपने साथ बहा के ले जाता है. इसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम शीट इरोजन कहते हैं. तो यहाँ पे बोला गया है कि समटाइम्स कभी कभार वाटर फ्लोज एज अ शीट. तो एक शीट की तरह वाटर बहता है ओवर लार्ज एरियाज डाउन स्लोप. तो बड़े बड़े एरियाज में ढाल डाउन स्लोप बोला है, तो ढाल से नीचे की ओर ऐसे वो बहता है. और ऐसे केसेस में जो टॉप सोइल होता है वो क्या हो जाता है, वो वॉश अवे हो जाता है, यानी वो अपने साथ बहा के ले जाता है ऊपरी लेयर के सोइल के ऊपरी लेयर को. और इसको हम क्या कहते हैं, शीट इरोजन कहते हैं. Wind blows loose soil off flat or sloping land known as wind erosion. तो इसके साथ साथ हमें यहाँ wind erosion क्या है वो भी बताया गया है कि जो हवा होता है वो अपने साथ जो लूज सोइल होता है वो फ्लैट या फिर स्लोपिंग लैंड से वो अपने साथ उड़ा के ले जाता है. उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम wind erosion कहते हैं. सोयल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग. तो इसके साथ साथ बोला गया है कि सोयल इरोजन तब भी हो सकता है जब हम क्या करते हैं, गलत मेथड फार्मिंग के लिए अपनाते हैं. जैसे कि बोला गया है प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे दैट इज अप एंड डाउन द स्लोप form channels for the
क्विक फ्लो ऑफ वाटर लीडिंग टू सोइल इरोजन। तो मान लो कोई एरिया ऐसा टाइप का है, यानी कि ढाल वाला एरिया है, तो ढाल वाले एरिया में अगर जो मेरा उंगली का जो ये बीच का लाइंस दिख रहा है, फिंगर्स के बीच में लाइन, तो इस तरीके से अगर हम क्या करेंगे, इस तरीके से अगर हम प्लाविंग करेंगे तो इससे क्या होगा कि जब बारिश होगी तो बारिश की वजह से ये जो पहले से जो लाइन बना है, ये लाइन को तो और वो ज़्यादा गहरा गड्ढा वो बनाएगा। तो ऐसे में ये जो होगा ये प्रॉपर मेथड नहीं है फार्मिंग का। तो ये चीज़ बोला गया है कि ये इम्प्रॉपर मेथड है प्लाविंग इन अ रॉन्ग वे। तो ये रॉन्ग वे है प्लाविंग करने का। ये अप एंड डाउन द स्लोप, इससे क्या बनता है, चैनल्स बनता है और इससे पानी तेजी से बहता है और इससे क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। तो मैंने जैसे बताया तुम्हें, जैसे कि ये स्लोप है, तो स्लोप में अगर हम इस तरीके से प्लाविंग करेंगे तो जो पानी, जब बारिश होगी तो बारिश होते वक्त जो पानी का क्या होगा, गति बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पहले से वहाँ पे क्या कर रखा है, वहाँ पे हमने लाइंस यानी प्लाव कर रखा है, और इससे क्या बनेगा, तो इससे और वहाँ पे इरोजन होगा। सो आगे बोला गया है कि प्लाइंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप्स। तो इसके साथ साथ बोला गया है कि अगर हम प्लाव करेंगे कॉन्टूर लाइंस में, कॉन्टूर लाइंस ऐसे लाइंस है जो सेम एलिवेशंस के एरियाज को कनेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर ओवर हियर दैट वी नीड टू प्लाव अलोंग द कॉन्टूर लाइंस एंड दिस कैन हेल्प इन द डिसलरेशन। डिसलरेशन मतलब जो स्पीड होता है पानी के बहने का, उसको घटने में वो मदद करता है। तो इट कैन डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। नेक्स्ट दिस इज कॉल्ड कॉन्टूर प्लाविंग। तो यहाँ पे आता है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉन्टूर प्लाविंग कहते हैं। तो मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा देती हूँ। जैसे कि मान लो कोई एरिया है, मान लो ये एक माउंटेनियस एरिया है, और इसको जब हम कॉन्टूर्स में देखते हैं, मान लो ये इसका हाइट है, तो हाइट के हिसाब से हम यहाँ पे नीचे की ओर ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि अगर इसको साइडवेज देखेंगे तो ऐसा होगा वो लाइन्स। तो ये सेम एलिवेशंस के एरियाज को कनेक्ट करता है कॉन्टूर लाइंस। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें प्लाव करना है अलोंग द कॉन्टूर लाइंस। तो सेम एरिया के जो एलिवेशन के एरिया है वहाँ पे हम ऐसे प्लाविंग करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जब बारिश होगी तो बारिश के पानी वो जब वो बहेगा तो वो डिसलरेट होते हुए बहेगा, यानी क्योंकि यहाँ पे वो बाधा होगा, यहाँ पे भी दूसरा बाधा होगा, ऐसे करके यहाँ पे भी बाधा होगा। तो ऐसे करके जब वो बहेगा तो उसके जो गति होगा वो कम होता ही जाएगा। और ऐसे वाले प्लाविंग को हम क्या कहते हैं, प्लाविंग अलोंग द कॉन्टूर लाइंस को क्या कहते हैं, तो हम उसको कॉन्टूर प्लाविंग कहते हैं। तो आगे बढ़ के बोला गया स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। तो स्टेप्स जैसे कि जो सीढ़ी का जो स्टेप होता है, तो ऐसे करके बोला गया है कि ये जो स्टेप्स हम काट सकते हैं कहाँ पे, तो स्लोप्स में मेकिंग टेरेसेस। तो कोई पहाड़ है तो पहाड़ में हम क्या कर सकते हैं, तो ये जो पहाड़ है मान लेते हैं हमने यहाँ पे ऐसे पहाड़ है, तो इस पहाड़ को हम क्या कर सकते हैं, तो इसको ये जो एरिया है इसको हम ऐसे काट सकते हैं। जैसे कि मान लो ऐसे हम ये काट सकते हैं, तो ऐसे इसको हम स्टेप्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, हम फार्मिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है स्टेप्स कैन बी कट। तो स्टेप्स कैन बी कट, तो यहाँ पे आउट ऑन द स्लोप। तो ये जो स्लोप है, स्लोप में हमने क्या करते हैं, स्टेप बना दिया। उसके बाद बोला गया है कि स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेसेस। टेरेस कल्टिवेशन रेस्ट्रिक्ट्स इरोजन। तो इससे भी इरोजन कम होगा, सोइल इरोजन कम होगा। वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस हैव वेल डेवलप्ड टेरेस फार्मिंग। तो हमें ये जो टेरेस फार्मिंग है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो हमें ये देखने को मिलेगा वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयस में। उसके बाद बोला है लार्ज फील्ड्स कैन बी डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स। तो इसके साथ साथ हमें दूसरा फार्मिंग यानी कि जो सोइल कंजर्वेशन का मेथड बताया जा रहा है, बताया गया है यहाँ पे कि हम जो बड़े बड़े फील्ड्स है उसको हम स्ट्रिप्स में यानी कि उसको भागों में बांट सकते हैं। और बोला गया स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम क्रॉप लगाएंगे, तो दो क्रॉप के बीच में मान लो जैसे कि ऐसे, तो यहाँ पे मान लो हम मेज़ लगा रहे, तो मेज़ यहाँ पे लगा रहे, तो इसके बीच में जो एरिया है यहाँ पे हम क्या उगने देंगे, तो यहाँ पे ग्रास उगने देंगे। तो ये चीज़ तुम्हें बुक समझा रहा है। तो इसको क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। तो यहाँ पे बोला स्ट्रिप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप्स। तो ये जो क्रॉप्स हुए साइड साइड में, तो इसके बीच में हम क्या उगाएंगे, तो वहाँ पे ग्रास उगने देंगे। तो बोला गया है कि दिस ब्रेक्स ऑफ द फोर्स ऑफ द विंड। तो इससे डायरेक्ट विंड क्या नहीं कर पाएगा, डायरेक्ट सोइल तक वो पहुँच नहीं पाएगा, और इससे भी सोइल इरोजन कम होगा। दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। तो इस मेथड को क्या कहते हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग हम कहते हैं। तो स्ट्रिप क्रॉपिंग में क्या करते हैं, क्रॉप्स के बीच में हम क्या लगाते हैं, तो वहाँ पे ग्रास को ग्रो करने के लिए छोड़ देते हैं।
तो नेक्स्ट हमें बोला गया है कि प्लांटिंग लाइन्स ऑफ ट्रीज टू क्रिएट शेल्टर ऑल्सो वर्क इन अ सिमिलर वे। तो यहाँ पे बोला गया अगर हम रोज ऑफ क्या करेंगे, प्लांटिंग, हम प्लांट करेंगे ट्रीज, बहुत सारे ट्रीज हम प्लांट करेंगे, लाइन्स ऑफ ट्रीज, तो इससे भी क्या होगा, तो इससे भी सोइल इरोजन कम होगा। रोज ऑफ सच ट्रीज आर कॉल्ड शेल्टर बेल्ट्स। तो मान लो ये कोई खेत है, तो मान लो हम यहाँ पे एक खेत है, तो खेत के जो साइड में मान लो यहाँ पे हम ट्रीज उगा रहे हैं ऐसे, तो यहाँ पे भी हम ट्रीज उगा रहे हैं, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे वाले ट्रीज को हम क्या कहते हैं, ये जो लाइन्स ऑफ ट्रीज हम जो उगा रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है ये चीज़, रोज ऑफ सच ट्रीज, तो ऐसे जो रोज होते हैं ट्रीज के, ये जो लाइन्स ऑफ ट्रीज जो हम प्लांट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम शेल्टर बेल्ट्स कहते हैं। These shelter belts have contributed significantly to the stabilization of sand dunes and in stabilizing the desert in western India। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सैंड ड्यून्स को क्या करने में, स्टेबलाइज करने में, यानी कि उसको आगे बढ़ने से रोकने में, और साथ में जो डेजर्ट है वेस्टर्न इंडिया में इसको स्टेबलाइज करने में इसने मदद किया है। तो किसने मदद किया है, तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ किसके बारे में, तो शेल्टर बेल्ट्स के बारे में, जो क्या है, तो रोज ऑफ सच ट्रीज है। तो ये जो ट्रीज होने की वजह से क्या होता है, डायरेक्ट विंड का इफेक्ट मतलब कम हो जाता है, क्या करेगा, वो एक बैरियर का काम करेगा, यानी जो ट्रीज हम लाइन्स ऑफ ट्रीज उगाएंगे तो एक बैरियर का काम करेगा, और इससे डायरेक्ट क्या नहीं हो पाएगा, हवा सोइल के साथ कांटेक्ट में नहीं आ पाएगा, और ऐसे थोड़ी कुछ हद तक ये जो सोइल इरोजन है वो कम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे बुक तुम्हें समझा रहा है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, सोइल इरोजन और सोइल कंजर्वेशन में, तो मैंने बोला जो रिमूवल ऑफ द टॉप सोइल है उसी को हम क्या कहते हैं, सोइल इरोजन कहते हैं। सोइल इरोजन हो सकता है नेचुरल फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, या फिर ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, माइनिंग हो सकता है, जो ओवरग्रेजिंग हो सकता है जो हम लोगों की वजह से होता है, या फिर जो नेचुरल फैक्टर्स है जैसे कि रिवर्स की वजह से, या फिर जो तुम्हारा विंड की वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से ये होता है। तो ऐसे करके हमने आगे बढ़ के पढ़ा कि ये जो प्रक्रिया होता है सोइल इरोजन का और सोइल फॉर्मेशन का, ये लगातार होता रहता है, कॉन्टिन्यूसली वो साइड बाई साइड होता रहता है। लेकिन यहाँ पे हमने देखने को मिला कि कभी कभार जो इरोजन का मात्रा है, जो रेट है वो ज़्यादा होता है, क्योंकि हम लोगों की वजह से, ह्यूमन बींग्स की वजह से, या फिर जो नेचुरल फोर्सेस की वजह से कभी कभार वो ज़्यादा देखने को हमें मिलता है। और आगे बढ़ के हमने पढ़ा कि इसके बारे में, तो हमने पढ़ा रावाइंस के बारे में, जो हमें एक चांबा के एरिया में देखने को मिलता है, जो कि बैडलैंड है। ऐसे करके हमने आगे बढ़ के पढ़ा किस बारे में, तो हमने वहाँ पे शीट इरोजन के बारे में पढ़ा, साथ में हमने विंड इरोजन के बारे में भी वहाँ पे पढ़ा, और साथ में देखा कि अगर हम गलत तरीके से प्लाविंग करेंगे अप एंड डाउन द स्लोप्स, अप एंड डाउन द, जैसे कि ये स्लोप है, स्लोप से अप एंड डाउन, तो ये अप एंड डाउन द स्लोप जब हम प्लाविंग करेंगे तो ये भी प्रॉपर मेथड नहीं है प्लाविंग करने का, इससे भी इरोजन जो है वो बढ़ जाता है, सोइल इरोजन बढ़ जाता है। और उसके बाद हमने यहाँ पे आगे बढ़ के कुछ तरीके पढ़े जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, हम सोइल इरोजन को, मतलब सोइल को कंजर्व कर सकते, सोइल इरोड होने से हम रोक सकते। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा, काउंटर प्लाविंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पे मैंने ये बात तुम्हें समझाया, यानी कि प्लाविंग अलोंग द काउंटर लाइंस, इससे क्या होता है, जो स्पीड होता है पानी का वो कम हो जाता है, डिसलरेट करता है, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया। ऐसे करके हमने टेरेस कल्टिवेशन के बारे में पढ़ा, जहाँ पे जो स्लोप होता है उसको हम स्टेप्स में हम इसे काटेंगे, और इससे भी क्या होता है, इरोजन कम होता है। आगे बढ़ के हमने पढ़ा स्ट्रिप, ये जो स्ट्रिप ऑफ ग्रास जो उगाने के लिए हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, इस बारे में स्ट्रिप क्रॉपिंग के बारे में पढ़ा, जहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि जो क्रॉप्स होंगे, जैसे कि ये जो लाइन से ये क्रॉप्स है, और यहाँ बीच में हम क्या उगाने देंगे, तो ग्रास को उगाएंगे वहाँ पे, और इसको क्या करेंगे, स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। और आगे बढ़ के हमने किस बारे में पढ़ा, तो हमने वहाँ पे शेल्टर बेल्ट्स के बारे में जाना, जहाँ पे मैंने बोला कि लाइन्स ऑफ ट्रीज ऐसे हम उगाते हैं, और इससे भी क्या होता है, इसका जो हवा का जो फोर्स है उसको कम करने में ऐसे मदद करता है। तो हमने वहाँ पे देखा कि इसकी वजह से क्या स्टेबलाइज हुआ है, तो सैंड ड्यून्स स्टेबलाइज हुआ है, और साथ में हमने पढ़ा है इसने जो डेजर्ट है वेस्टर्न इंडिया में, इसको भी स्टेबलाइज करने में इसने मदद किया है। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे।